है, पहले आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? और अभी ध्यान दे दीजिए, मैं चाहता हूं तो अभी आप कर दीजिए। एक बार फिर आपकी सरकार को मौका मिला है, अभी आप नशे को खत्म कर दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि हाँ भाई कुछ हुआ। तो नशा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। सो मैं एक बार फिर सरकार में बैठे लोगों को जिन्होंने वादा किया था वो याद करें और यहाँ की जिंदगियों को बचाएं। देखिए, आपने देखा होगा अभी जैसे 5-10 ग्राम पुलिस जो ऐसा पदार्थ पकड़ के पीठ थपथपाती है, सम्मानित करती है। लेकिन आपने ये देखा कभी भी पुलिस को सूचना देना कितना महंगा पड़ जाता है? इसके लिए क्या ऑप्शन है? मैंने सुना है, जब मैं लोगों के साथ बातचीत कर रहा था यहाँ या जिन परिवारों में जा रहा था जो नशे से जिनके बेटे जो हैं तो वो बता रहे थे जी बहुत शिकायत करते हैं, लेकिन पुलिस एक बार पकड़ के ले जाती है, थोड़े समय बाद ही छोड़ देती है, क्योंकि उनकी मिली भगत है, ये जाल है, ये नेटवर्क बहुत तगड़ा है। तो वही बात है कि लोग डरते हैं, शिकायत करने से भी डरते हैं कि उनको ही उल्टा उनको धमकी या उनको फंसा दिया जाएगा, क्योंकि वो कारोबार करने वालों का नेटवर्क इतना तगड़ा है या प्रशासन के साथ अधिकारियों के साथ इतनी मिली भगत है कि वो आपस में लेन देन चलता है उनका। सो आम लोगों को थोड़ा कुछ समझते हैं, आम लोगों को कोई प्रशासन कुछ नहीं समझता। हाँ, एक बार पकड़ के ले जाएंगे, उसके बाद तुरंत उनको छोड़ देंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो सिस्टम चल रहा है आप इसको तोड़िए, ईमानदार अफसर लगाइए, खासकर जहां जहां नशा है, ईमानदार थानों में लगाइए, ईमानदार उसके ऊपर अधिकारी लगाएं, ताकि ये जो मिली भगत है वो ना चले और ये नशे का कारोबार जो है वो खत्म हो। सर मुझे 7-8 वार्ड के जो हालात इतने बदतर है, लोगों का कहना है कि शरेआम आज शाम के समय महंगी गाड़ियों में लोग आते हैं और नशा पीते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा 7 और 8 नंबर वार्ड, और अभी भी मैं सुन रहा हूँ कई बच्चों की हालत वहां पर ठीक नहीं, बहुत हालत कमजोर है, यानी कि नशे की वजह से वो सब हो रहा है। और कितने ही घरों के बच्चे, हर घर में से बच्चा वहां से चला गया, कई घरों से तो 2-2 बच्चे मैंने देखा है, सुना है कि वहां से चले गए। तो नेचुरली क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, नशे में ड्रग्स में पैसा बहुत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां में आजकल यूज कर रहे हैं और बेखौफ, आप देखिए बेखौफ। और वो उनके घरों वाले ये कहते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं कि भाई अभी फोन करो घर पे सप्लाई आ जाएगी। तो मतलब घर पे सप्लाई दे के जा रहे हैं वो लोग और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, इसका मतलब साफ है कि उनको कोई डर नहीं है, उनकी मिली भगत है अधिकारियों के साथ, थाने वालों के साथ, इसलिए ये सब चल रहा है। तभी मैं कह रहा हूं कि भाई ईमानदार अफसर लगाइए, तभी बात बने। इन मुद्दों से हट करके एक चीज सरकार ने यह कहा था, भय और भ्रष्टाचार खत्म होगा, पर्ची खर्ची बंद होगी। तो क्या भ्रष्टाचार और भय और पर्ची खर्ची बंद हो गई? इसके विषय में आपका क्या कहना है? आप तहसील में जाइए, कोई भी काम करवाना है आपको पता चल जाएगा कि पर्ची खर्ची या भ्रष्टाचार बंद हो गए। इस सरकार में भ्रष्टाचार के जो रेट हैं वो कई गुना बढ़ गए। मुझे तो पूरे हरियाणा से फोन आते हैं कि भाई साहब इतने पैसे तहसीलदार मांग रहा है, इतने वो मांग रहा है, इतने। इवन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहते हैं, वो भी दुखी हैं, वो कहते हैं जी बिना पैसे के किसी भी दफ्तर में काम नहीं। तो ये कड़ी कहाँ जुड़ी हुई है? कड़ी नीचे से लेकर ऊपर तक सब माल जो है वो सभी के पास जाता है, शेयरिंग है बकायदा। और बकायदा आपने तो सुना होगा कुछ समय पहले बीजेपी के सोनीपत के एक नेता बोल रहे थे कि अगर हम किसी रजिस्ट्री करवाने जाते हैं ना, तहसीलदार बोलता है कि भाई अकेला मेरे का नहीं, ऊपर तक हिस्सा जाता है। ये उसकी वर्डिंग है कि ऊपर तक हिस्सा जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि वो नीचे से लेकर हिस्सा अगर ऊपर तक जा रहा है तो इसका मतलब सब मिले। नहीं तो क्या मजाल है उनकी बैठे बैठे कि वो रिश्वत मांगे और बिना रिश्वत को कोई रजिस्ट्री नहीं होती। आप मतलब साफ है कि हर किसी का हिस्सा है। और ये है कि फला अफसर लगाएंगे, मंथली सेट है जी, इतना पैसा तेरे को देना है, इतना पैसा देना है, अफसर ने देना है, तो फिर भाई वो पैसा तो लेगा ना। हर दफ्तर में ये काम चल रहा है। बीजेपी की सरकार में कोई काम बिना पैसे के होता नहीं, और पैसे देकर भी लोग इतने इतने दिन तक परेशान रहते हैं कि कई कई दिन तक उनको धक्के खाने पड़ते हैं। पूरा हरियाणा में कहीं से पता नहीं। सत्ता में रहते हुए एक और दावा था सबसे बड़ा कि रानिया इलाके को नहरी पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, और रानिया की जनता को आश्वासन के सिवाय आज तक कुछ नहीं मिला है। 30 साल पुराना जो इतिहास उठाएंगे तो भी रानिया को नहरी पानी का आश्वासन नहीं मिला है। ये बड़ा मुद्दा था और चुनाव में सब लोग कह रहे थे कि नहरी पानी होना चाहिए, क्योंकि पीने का पानी नीचे वाला ठीक नहीं था, तो नहरी पानी से ही ये जिंदगियां बच सकती हैं। नेचुरली आप देखिए पंजाब का कई इलाका ऐसा है जहां पर कैंसर बहुत ज्यादा हो गया नीचे वाले पानी की वजह से। ये पानी नीचे वाला खराब हो गया, इसलिए नहरी पानी चाहिए। यहाँ पर आप कितना वो फैल गया सिस्टम,
इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जिंदगियां बचानी, एक तो नशे से लोग खत्म कर रहे हैं लोग, दूसरा ये पानी की वजह से, तो नहरी पानी की जरूरत आज हर जगह है। और रानिया का ये मुद्दा बहुत पुराना है, ये सभी लोग वादा कर रहे थे, खासकर सत्ता में बैठे लोग वादा कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री घोषणा भी होता है, मुख्यमंत्री सब कुछ कर चुके हैं। यहाँ पे बकायदा आप बता रहे थे नहर निकलती है, और इस पर्पज के लिए वो नहर निकाली गई कि यहाँ पर नहरी पानी मिलेगा रानिया के शहर को, रानिया के आसपास सभी को। लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कोई कुछ नहीं, किसी का कोई ध्यान नहीं। इस तरह किसान आंदोलन चल रहा है, सड़कों पर दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। हरियाणा के सिरसा जिला के बॉर्डर की सील है, तो पंजाब के दिल्ली के। देखिए, किसानों की मांगे आप देखिए, जब 3 कानूनों का मसला था, तो जब किसान हरियाणा पंजाब का किसान दिल्ली बॉर्डर पर जाकर बैठा, तो उसका असर हुआ और बैकफुट पर सरकार आई, 3 कानून वापस लिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज भी बरकरार है, वो एमएसपी का मुद्दा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का चाहते हैं, इसलिए किसान पंजाब के बैठे हैं, हरियाणा वाले भी वहां जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा वालों को मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो हरियाणा की सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं ना कि भी हरियाणा वाले साथ नहीं दे रहे पंजाब के किसानों का, तो उसमें मैं आपको क्लियर जो बताता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि हरियाणा के किसानों पर इतना बड़ा शिकंजा इस सरकार ने कस दिया है, उनको नोटिस देके, उनको डराकर, उनको धमकाकर उनके पासपोर्ट तक लिए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, कोई भी किसान नेता है, तो भाई आप फिर देख लीजिए आपका हम क्या करने वाले हैं। आप विदेश नहीं जा पाएंगे, या आपका बच्चा कोई विदेश में है, या आपका ये है। मतलब इतना डराया गया है हरियाणा में किसानों को और किसान नेताओं को कि भाई जो भी आंदोलन में जाएगा फिर वो अपना देख ले। तो मतलब एक अन्नदाता को ये सरकार डरा रही है। एक तरफ कह रही है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखो, प्रदर्शन करना, अपना हक मांगना, ये लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है, हर किसी को अधिकार है, तो फिर क्यों नहीं। और दिल्ली जाना, आप देखिए, जब पिछली बार ये शंभू बॉर्डर पर धरना शुरू हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री खट्टर साहब हुआ करते थे, और खट्टर साहब का बयान ये है कि ये अपने ट्रैक्टर क्यों लेके जाना चाहते हैं। ट्रैक्टरों के आगे इन्होंने मॉडिफाई करवा रखा है, हथियार नुमा चीजें लगवा रखी हैं, ये पैदल चले जाएं, ये बसों पे चले जाएं। तो अब वो किसान पैदल जाना चाहते हैं, पैदल 101 किसान सिर्फ पैदल जाना चाहते थे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। और इतनी फोर्स लगा रखी है, इतना फोर्स, और 5 लेयर की कंटीली तारें, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई वो अपना एजुटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि दिल्ली जाने के लिए परमिशन लो। किस बात की परमिशन भाई? हर कोई दिल्ली जाता है, दिल्ली जाके अपनी मांग रख सकता है, तो फिर किस बात? सिर्फ किसानी को बर्बाद करना है, ये इस सरकार का उद्देश्य है, और किसानी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। जब हर चीज का एक रेट है, तो किसान की फसल का रेट क्यों नहीं? दूसरा एक बात मैं और बता दूं, ये जो हरियाणा वाले बहुत झूठ बोलते हैं ना सरकार में बैठे लोग, कि हम तो इतनी फसलें जो है एमएसपी पे खरीदते हैं, इसकी सच्चाई क्या वो मैं बता देता हूँ। थोड़ी बहुत फसल, अदरवाइज जो एमएसपी तय कर रखा है उस पे फसलें कितनी बिकती हैं ये आपको भी पता है। मुझे इतने किसानों के फोन आते हैं कि भाई एमएसपी तो सरसों का ये है, उससे 2000 कम मेरी बिक रही, मैं क्या करूं, मंडी में पैसे लेते नहीं, मैं तो इतने इतने दिन तक वेट कर रहा हूं, मजबूरी में मुझे बेचनी पड़ी है। ये कहने की बात है कि मैं इतनी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, कोई एमएसपी पे नहीं है, कहने की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसान जो हैं वो बेचारे आज भी ठंड में इतने बैठे हैं, और जो तल्लेवाल साहब हैं उनको आज 18-19 दिन हो गए हैं, वो बिना कुछ खाए, उनकी हालत बड़ी नाजुक है, वो कैंसर के पेशेंट हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी वार्ता के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं। स्वामी, जैसा आपने कहा किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है, फिर भी बीजेपी जो बहुमत से सरकार बनाती है, क्या लगता है लोग जागरूक नहीं है? लोग जागरूक हैं। आप देखिए, इलेक्शन से पहले कोई भी एक बंदा नहीं कह रहा था कि बीजेपी की सरकार आ जाए। इवन बीजेपी लोगों को भी भरोसा नहीं था कि हमारी सरकार आ जाए, है ना। किसी को कोई सिंगल सर्वे, कोई मीडिया नहीं कह रहा था कि इनकी सरकार आ जाए। उसके बावजूद भी इनकी सरकार आ जाती है। अभी आप देखिए, महाराष्ट्र में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि गांव में कोई वोट नहीं निकला कांग्रेस को, वो पूरा गांव इकट्ठा होकर एफिडेविट देने के लिए तैयार बैठा कि हमने वोट ही तो कांग्रेस को डाला था, वोट क्यों नहीं निकला ईवीएम। तो ईवीएम का मसला बहुत बड़ा है। उसके लिए हरियाणा की ओर से, हमारी ओर से इतनी पिटीशन लगाई गई हैं हाईकोर्ट में, बहुत से हमारे जो हारे हुए नेता हैं, ठीक है। मैंने खुद
इतने बूथों की दोबारा रिकाउंटिंग करने के लिए पैसे भर रखे हैं, वो आज तक रिकाउंटिंग नहीं हो रही है। हाई कोर्ट में हमारे नेताओं ने पिटीशन लगा रखी है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लग गई है। आज की अगर आप खबरें देखें, और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा है कि ये जो इनकी ईवीएम और वीवीपैट की आपस में मिलान होना चाहिए, ताकि लोगों को भरोसा हो कि जो उन्होंने बटन दबाया वो वोट निकला या नहीं निकला। तो ये मसला बहुत बड़ा है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, और मेरे को लगता है कि जैसे बड़े बड़े देशों में ये होता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो वो होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि लोगों को ना शक है, ईवीएम पर शक है। और आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड के इतने बड़े जो एलन मस्क है वो भी कहते हैं कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। एलन मस्क जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जानता है वो कहता है कि भाई इसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो फिर यहाँ पर भी हो सकती है भाई, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। सर किसानां ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਛੇਤੀ कौन? ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 300-400 रुपया भी मजदूर एकता जिंदाबाद। आप पूरे आपने आंदोलन देखा होगा। मैं तो जब भी किसानों के मंच से सुनता था तो वो ये कहते थे कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर और मजदूर बहुत साथ दे रहे नारा ही बन के रह गया कि मजदूरों ने बहुत साथ दिया किसानों का, और इकट्ठा आज भी आप देखिए कि आज भी जो पंजाब के मजदूर देखिए कितनी तादाद में वहां पर बैठे हैं, अपना झंडा बकायदा लेके बैठे हैं, आपने देखा होगा, साथ देते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ इक्का दुक्का हो सकती है ऐसी चीजें, ऐसी बात नहीं। अदरवाइज किसानी और मजदूरी कभी अलग नहीं हो सकते। किसान और मजदूर का नाता तो सदियों से चला आ रहा है, और भाई बिना मजदूरों के काम नहीं चलता किसान का, ना ही किसानी हो सकती है। इसलिए ये तो आपस में जो तालमेल है ये चलता आया है, चलता रहेगा, ठीक है, और मिलकर ही काम है।